Hey guys, welcome to Acme Erudition. My name is Ayush Roy Choudhury and here are some of my credentials. Today what we will do is the solution of SSC CGL 2019 Tier 1 English Language Question Papers. Okay. ये एग्जामिनेशन हमारा हुआ था वो 18 शिफ्ट्स में हुआ था। तो आज जो मैं करूँगा आपके साथ वो है 3 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका सल्यूशन। और ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, एक भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। देखिए ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि 25 क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चन के सिर्फ जो राइट आंसर है मैं आपको सिर्फ वही नहीं बताऊंगा, मैं आपको साइड बाय साइड उसके साथ एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी बातें हमें याद रखने पड़ते हैं, मैं आपको सभी बताऊंगा। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल को और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो क्या करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़े इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स बताना चाहता हूँ। देखिए, पहला, हेल्पफुल फॉर एसएससी सीजीएल मेंस 2019। 2019 में जो भी अपियर होंगे आप मेंस में, उसके लिए तो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और जो भी अपकमिंग हमारे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, इसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और थर्ड है ये वाला, देखिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश के ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिर्फ वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सबको आनी चाहिए, राइट। तो सिर्फ ये एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं है, हमें अपना नॉलेज का जो हॉराइजन है उसको थोड़ा वाइड करना पड़ता है, राइट। तो देखिए यह क्या मैंने जो थर्ड पॉइंट लिखा ये है क्या। दिस कोर्स विल बेनिफिट फॉर नॉट ओनली द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर competitive examinations but also for all those who want to learn grammar concepts and applications and have a special interest in learning core English language। स्कूल स्टूडेंट्स है, अगर आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड के हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश थोड़ी सीखनी चाहिए तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ना कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसेप्ट्स हमेशा एक ही रहते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज जो हम करेंगे वो मैंने आपको बताया कि मैं आज जो करूँगा वो है 3 मार्च का शिफ्ट 1। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, पैसिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सेंटेंस है, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। जो मैनेजर है वो काम पेंडिंग, पेंडिंग मतलब पकड़ के रखना, जल्दी जल्दी नहीं करना, ठीक है, पकड़ के रखता है। कीप्स मतलब वो वर्क है वो पकड़ के रखता है, जल्दी जल्दी नहीं करता। फिर तो इसका पैसिव कैसे होगा। पैसिव करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो है, पहला चीज़ जो कि आपको जो वर्ब है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पैसिव वर्ब में चेंज करने से पहले जो फर्स्ट थिंग है वो है आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वर्ब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पर क्या है वर्ब, यह है किप्स। फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसका टेंस क्या है, ठीक है। टेंस के बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे 3 टेंस के वीडियो हैं वो आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए जो किप्स है, किप के बाद एस है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर वॉज है तो ये हमारा नहीं हो सकता। फिर अब आर है तो ये हो सकता हैज़ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैज़ हम किसके साथ यूज़ करते हैं, हमेशा परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ करते हैं। तो मेरा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये जो कीप्स है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो हमारा ये भी कैंसिल आउट हो गया। और बचा ये, द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर और द वर्क आर बीइंग केप्ट बाय पेंडिंग बाय द मैनेजर। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये वाला, आंसर नंबर 4। 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए द वर्क आर, पहले तो वर्क एक सिंगुलर है, उसके साथ हम आर यूज़ नहीं करते हैं, क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये जो बीइंग यूज़ हुआ है, ये बीइंग हमेशा यूज़ होता है कंटिन्यूअस टेंस के साथ, किसके साथ, कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की गई थी, कीप्स।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। देखिए, वर्क, ये जो वर्ड है वर्क, ये हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सेंस के साथ। हम्म और ये जो हमारा वर्क्स है, ये किसके साथ हम यूज़ करते हैं? लिटरली कंपोजिशंस। मतलब वर्क जब हम कोई किसी काम को बोल रहे हैं कि ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मतलब उसके पास बहुत सारे काम है करने के लिए। तो देखिए, हम वर्क यूज़ करेंगे, या फिर हम यूज़ करते हैं मच वर्क टू डू। ठीक है, मच वर्क, तो हम वहाँ पर वर्क्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वर्क है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। अच्छा, और ये जो सेकंड है, ये है लिटरली कंपोजिशंस। इसका मतलब है जो कोई हमारे जो पोएट हो गए, ऑथर हो गए, लेखक जिसे हम कहते हैं, उनका कोई काम हो उसे हम वर्क्स कहते हैं। मतलब द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर आर रियली अप्रिशिएबल। मतलब विलियम शेक्सपियर जो कि एक महान राइटर थे, पोएट थे, उनके जो काम है, मतलब जो पोएम हुआ, नोवेल्स हुए, बुक्स हुए, कोई स्टोरीज हुए, वो बहुत ही शानदार थे। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड वर्क्स। ठीक है, अब जब आप नेक्स्ट बार जब यूज़ करेंगे कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, देन यू विल से आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू और आई हैव मच वर्क टू डू। क्लियर? नेक्स्ट, राइट द सिनोनिम। अच्छा, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, और एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग। ऑब्लिगेटरी का हमारा सिनोनिम पूछा है, तो ऑब्लिगेटरी का मतलब है मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक लिस्ट बना दिया है कि एग्रेसिव, मैंडेटरी, यूजलेस और रेकलेस, इनके सिनोनिम्स, इनके एंटोनिम्स। तो आपको ये सारे बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, मैंने अपने स्ट्रेटेजी वीडियो में बता दी है, आपको उस वीडियो को भी देखना है। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो एग्रेसिव का मतलब है जो कि बहुत गुस्सैल हो, जिसके अंदर लड़ाई करने की भावना हमेशा रहती, झगड़ा करने की प्रवणता रहती हो। तो देखिए सिनोनिम्स क्या है, वॉर लाइक, बेलीजरेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलीजरेंट, बेलिकोज, फियर्स, मतलब बहुत हम कहते हैं ना जो बहुत गुस्सैल किस्म का हो, जो हमेशा झगड़ा करता हो, वैसे टाइप का इंसान को हम, वैसे टाइप के इंसान को हम एग्रेसिव कहते हैं। और उसका अपोजिट क्या है, पैसिफाइंग, जो शांत हो, जो डिफेंसिव हो। देखिए फॉर एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, एग्रेसिव बैट्समैन हमारे कौन थे, वीरेंद्र सहवाग, है ना, ये थे हमारे एग्रेसिव प्लेयर। और राहुल द्रविड़ जी, वो क्या थे, हमारे डिफेंसिव प्लेयर। तो क्या अपोजिट थे ना, ये हमेशा चौके और छक्के पे ही विश्वास करते थे, सिंगल बहुत कम ही लेते थे। और द्रविड़ सर जो थे हमारे, वो क्या थे, वो डिफेंसिव प्लेयर थे, वो धीरे धीरे खेलकर इनिंग्स बढ़ाते थे। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव एंड डिफेंसिव। राइट, नेक्स्ट मैंडेटरी, ये जो हमने मीनिंग बोला कि कंपलसरी, ये कंपलसरी, मस्ट, आपको करना ही होगा। फोर्स्ड, इम्परेटिव, इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी। देखिएगा जब हम कुछ पूजा के टाइम हम देखते हैं कि कुछ कुछ जो यंग जनरेशन के जो लड़के लड़कियां होते हैं, उनके जो नेक पर एक कार्ड झुला हुआ होता है जिसके हम लिखे हैं वॉलेंटियर। तो वॉलेंटियर वर्ड का मतलब क्या है, वॉलेंटियर वर्ड का मतलब है जो कोई काम खुद से करना चाहता हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। मतलब कोई वो काम करेगा, उसके जो बदले में वो कुछ नहीं लेगा, वैसे काम को हम वॉलेंटरी काम कहते हैं। तो मैंडेटरी का मतलब इनवॉलेंटरी, मतलब ये आप चाहे या ना चाहे आपको ये करना पड़ेगा। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग ऑफ हेलमेट्स इज मैंडेटरी आफ्टर द न्यू लॉज ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट। आपको पता होगा मोटर व्हीकल्स एक्ट में क्या क्या कहा गया है। अच्छा, और मैंडेटरी ऑपोजिट क्या हो गया, देखिए इनवॉलेंटरी का ऑपोजिट है वॉलेंटरी, इलेक्टिव, मतलब मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, यूजलेस, यूजलेस का मतलब जो जिसका कोई काम नहीं हो, अनप्रोडक्टिव, इम्प्रैक्टिकेबल, अनसर्विसेबल, इनऑपरेबल, जिसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते वो है इनऑपरेटेबल, जिसको हम काम में कुछ सर्विस में नहीं लगा सकते वो है अनसर्विसेबल, जिसको हम प्रैक्टिकली कोई काम नहीं कर सकते वो हो गया इम्प्रैक्टिकेबल, और जो अनप्रोडक्टिव मतलब उसका कोई यूज़ ही नहीं है, उसको आप जितना भी चलाइए रिटर्न या फिर फीडबैक कुछ नहीं आने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, अनप्रोडक्टिव। ठीक है,
एंटोनिम्स क्या हो गए? एप्लीकेबल जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं, फंक्शनल जो कि भी काम में है, ऑपरेशनल जो कि हम ऑपरेशन मतलब हम उसे काम में लगा सकते हैं, फर्दर कुछ यूज़ में ला सकते हैं, यूटिलाइजेबल। ठीक है। अच्छा, रेकलेस, रेकलेस का मतलब एकदम लॉलेस, मतलब कुछ रूल्स के परे, जो रूल्स को ना मानता हो, जो कुछ ऐसे काम करता हो जो कि दूसरों को पसंद नहीं हो, डिसहेबल्ड, अनरूली, डिसऑर्डरली, लॉलेस। इसका बेस्ट एग्जांपल है लॉलेस। अच्छा, और लॉलेस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लॉफुल। ऑर्गेनाइज मतलब वो जो काम करता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है, मतलब वो जो काम करता है वो ठीक तरीके से करता है, सबको वो काम पसंद आते हैं। नीट, टाइडी, ये सब के वर्ड आप जानते हैं मीनिंग, है ना? तो आप क्या करिएगा, ये जो स्लाइड है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ नो सब्स्टिट्यूट, मतलब आपको कुछ इंप्रूवमेंट लाना होगा, और अगर इंप्रूवमेंट ना हो तो आपका आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। यहाँ पर अंडरलाइन होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया अंडरलाइन, अंडरलाइन यहाँ पर होगा एग्री विद द प्रपोजल। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए द डायरेक्टर विल एग्री विथ द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट, मतलब वो जो डायरेक्टर है वो हमारे प्रपोजल को मान जाएगा अगर हम बजट से ऊपर नहीं जाते हैं, बजट को क्रॉस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। देखिए एग्री विथ तो यूज़ होता है, एग्री ऑन भी होता है, एग्री बाय भी होता है, एग्री टू भी होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा एग्री टू द प्रपोजल, ऑप्शन नंबर 4। क्यों? चलिए देखते हैं रूल में। रूल क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन एग्री ऑन, एग्री टू, एग्री विथ एंड एग्रीड बाय। पहले आते हैं एग्री ऑन जो कि हमारा आंसर होगा। एग्री ऑन समथिंग, हम जब कुछ ऐसी बात की बारे में बात कर रहे हों जब दोनों के बीच कोई एक पर्टिकुलर मैटर पर दोनों सेम व्यूज़ शेयर कर रहे हों, दोनों के एक ही ओपिनियंस हो, दोनों के एक मत हो, तो हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? एग्री ऑन। एग्री टू, सॉरी ये जो हमारा आंसर का था वो है होगा एग्री टू, मतलब कोई भी अगर प्रपोजल है तो उसे हम एग्री टू करते हैं, एग्री ऑन नहीं, एग्री विथ नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? एग्री विथ, जब हम किसी इंसान के साथ, कोई व्यक्ति के साथ अगर हम अपना आइडिया शेयर कर रहे हों तो वो हो जाएगा एग्री विथ। और एग्रीड बाय मतलब पैसिव वर्ज में हम एग्रीड बाय का यूज़ करते हैं, मतलब ये दिस प्रपोजल वाज एग्रीड बाय। अब देखिए प्रपोजल के साथ क्या हो गया? एग्री बाय। तो ये जो अगर मैं आपको प्लेन सेंटेंस में कहना चाहूँ तो पहले आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए। एग्री ऑन समथिंग, कुछ चीज़ के ऊपर, समथिंग कुछ ऐसी चीज़, ऐसी घटना, ऐसी इवेंट, उसके ऊपर अगर हम सेम व्यूज़ और ओपिनियन शेयर कर रहे हो तो एग्री ऑन आ जाएगा। इट इज़ यूज्ड व्हेन टू और मोर पीपल हैव द सेम व्यूज़ और ओपिनियंस रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर मैटर। Example, I and Samir agreed on the fact that Sachin Tendulkar is the greatest batsman of all times. मतलब मैं और समीर ये एग्री कर रहा हूँ, इस बात पे एग्री कर रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर जो हैं वो ऑल टाइम मतलब सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, एग्री टू, व्हेन समवन एक्सेप्ट्स अ सर्टेन प्रपोजल, जब मान रहे हो कुछ प्रपोजल को, और डिमांड पुट बाय समवन एल्स, कोई और प्रपोजल दे रहा है, आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, तब हम यूज़ करेंगे एग्री टू। एग्जाम्पल, माई मदर एग्रीड टू गिफ्ट मी अ बाईसाइकिल, मतलब कौन एग्री किया? मेरी मम्मी। क्या एग्री की उन्होंने? उन्होंने एग्री की, एग्री टू एक प्रपोजल था मेरी तरफ से कि मम्मी अगर मैं एग्ज़ाम अच्छे से देता हूँ आप मुझे एक बाईसाइकिल गिफ्ट करिएगा, टू गिफ्ट मी अ बाईसाइकिल। राइट। नेक्स्ट, एग्री विथ, मैंने आपको कहा था कि एग्री विथ समवन, व्हेन अ पर्सन हैज़ द सेम आइडिया ऑफ अनदर पर्सन एंड दे बोथ हैव इक्वल व्यूज़, एक ही बात पे दोनों के सेम व्यूज़ हो तो हम क्या करेंगे? उस पर्सन के साथ मैं एग्री विथ हूँ, उस बात पर मैं एग्री ऑन हूँ। आपको ये डिफरेंस थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर समथिंग है, यहाँ पर सम वन है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई एग्रीड विथ ललित, देखिए मैं ललित से एग्री हुआ ऑन द पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर विथ ललित, विथ समवन,
ऑन समथिंग ऑन द पॉइंट, किस पॉइंट में, इफ इंडिया इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ डिजिटल इकोनॉमी, ये जो हमारा डिजिटल इंडिया कैंपेन है वो उस बात पर हम मैं और एक ललित दोनों एग्री हो गए कि ये जो डिजिटल इकोनॉमी है वो इंडिया का फ्यूचर इकोनॉमी है। ठीक है, अच्छा अब एग्रीड बाय, अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ, द proposal the proposal was agreed by मोहन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि जो मोहन है उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। तो इसका जो पैसिव मीनिंग है, ये प्रपोजल मोहन के द्वारा एक्सेप्ट किया गया या फिर ये प्रपोजल मोहन के द्वारा एग्री किया गया। तो जब हम पैसिव में बात करते हैं तब हम एग्रीड बाय यूज़ करते हैं। तो आप क्या करिए, फिर से पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके साथ हमारे आते हैं, आपको मैं थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैं इसके साथ आपके लिए कुछ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस ला रहा हूं जो कि हम कभी कभी थोड़ा गलत कर बैठते हैं। तो देखिए, टेकन बाय सरप्राइज, जब हम कुछ चीज़ से या फिर किसी घटना से या फिर किसी आदमी से सरप्राइज होते हो, आश्चर्यचकित होते हो, तो हम यूज़ करते हैं टेकन बाय सरप्राइज। क्लियर, टेकन बाय सरप्राइज होता है। अच्छा एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज, मैं सरप्राइज हुआ कब, वेन आई सॉ माई फ्रेंड हुम आई सॉ 10 years ago, मैं अपने एक दोस्त को देखकर वहाँ बहुत ही सरप्राइज्ड हुआ, चौंक गया। क्यों, क्योंकि मैं उसे लगभग 10 सालों बाद देख रहा था। अच्छा नेक्स्ट, कॉल ओवर टू आस्क समबडी टू कम टू अ पर्टिकुलर प्लेस। कॉल ओवर का मतलब है जब मैं किसी को किसी पर्टिकुलर प्लेस में बुलाने की बात कर रहा हूँ तो मैं यूज़ करूँगा कॉल ओवर। ठीक है, एग्जाम्पल, रहमान कॉल्ड ओवर रेशमा टू द ऑफिस, रहमान जो है उसने रेशमा को अपने ऑफिस में बुलाया, तो हम तब यूज़ करेंगे कॉल ओवर। और कॉल अवे कब करेंगे, टू आस्क समबडी टू स्टॉप। देखिए, कॉल ओवर का मतलब है बुलाना, टू आस्क समबडी टू कम टू अ पर्टिकुलर प्लेस, आप आइए इस पर्टिकुलर प्लेस पर आप आइए। और कॉल अवे का मतलब टू आस्क समबडी टू स्टॉप, कुछ चीज़ हो रही है उस फ्लो को रोकने के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो होता है कॉल अवे, टू आस्क समबडी टू स्टॉप। एग्जाम्पल से आप समझिए, एग्जाम्पल है, एज द बस केम टू द स्टॉप, मतलब जो बस जब स्टॉप पर आके रुकी, द बस कॉन्डक्टर कॉल्ड अवे इन अ लाउड वॉइस, जो बस कॉन्डक्टर था उसे कॉल्ड अवे मतलब उसने ज़ोरों से चिल्लाया कि आइए अब स्टॉपेज आ गया है, आप सभी यहाँ से उतर जाइए। तो ये था द डिफरेंस बिटवीन कॉल ओवर एंड कॉल अवे। अच्छा, अब है गेट अप और गेट ऑन के बीच का डिफरेंस। गेट अप का मतलब है जब हम सुबह जल्दी उठते हैं या फिर लेट से उठते हैं, हम क्या कहते हैं यूजुअली, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये गया गेट अप। और गेट अप के साथ मैंने लिंक किया है गेट ऑन का। गेट ऑन का मतलब परफॉर्म और मेक प्रोग्रेस इन ए स्पेसिफाइड वे। एग्जाम्पल, इट्स टाइम टू गेट ऑन योर नेक्स्ट पीस सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, मतलब आगे बढ़ना। गेट ऑन का मतलब है आगे बढ़ना, रिकवर करना, परफॉर्म और मेक प्रोग्रेस इन ए स्पेसिफाइड वे, मतलब इस तरीके से अगर आप कुछ काम करोगे तो आपको प्रोग्रेस हो जाएगी। मतलब इट्स एग्जाम्पल देखिए, इट्स टाइम टू गेट ऑन योर नेक्स्ट पीस, फेलियर हो गए, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, वो जो नेक्स्ट स्टेप है उसे अच्छी तरह से करेंगे, गेट ऑन योर नेक्स्ट पीस सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, मतलब ये स्ट्रगल है, ये जो सक्सेस है आप इसका पार्ट बन सके। तो गेट ऑन का मतलब है प्रोग्रेस करना। आप क्या करिए, फिर से वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सॉरी फॉर द डिले। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वन ऑफ द बॉयज़, अच्छा ये है ग्रामेटिकल एरर, और अगर एरर नहीं हो तो हम क्या करेंगे, नो एरर मार्क करेंगे, पर यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर तो है। अच्छा, अब एरर कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप। हर क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, आप टाइम लीजिए जितना टाइम हो सके, फिर आप क्या करिए, प्ले करिए, एक आंसर दीजिए, फिर प्ले करके देखिए आप करेक्ट हैं या रॉन्ग है। अगर करेक्ट है बहुत बढ़िया, अगर रॉन्ग है तो देखिए कहाँ आप लैग कर रहे हैं।
ठीक है, आपको ये फिर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो वन ऑफ द बॉयज़, जब हम ऐसा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि वन ऑफ द डैश, डैश की जगह कुछ भी हो सकता है, तो हमारा ये जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है, ना कि प्लूरल। ये जो हैव है ये एक प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है। और हैज़ जो है, जो हम यूज़ करते हैं, हैज़ होता है सिंगुलर। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? सिंगुलर का शुरुआत भी एस से होता है और हैज़ का एंडिंग भी एस से होता है, तो हैज़ इज़ ऑलवेज यूज विथ सिंगुलर। आप ऐसी तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैव बीन सिलेक्टेड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब इसमें एरर है इस पार्ट में। चलिए देखते हैं रूल क्या कहता है। रूल फॉर वन ऑफ द, एनी सेंटेंस विद वन ऑफ द टेक्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस में अगर वन ऑफ द आपको दिखे तो जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव। अगर हो तो सुपरलेटिव में होगा, द यूज होगा उसमें। द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट। प्लूरल जो होगा वो नाउन जो होगा उसके बाद, माने ये जो एडजेक्टिव है उसके बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल में होगा। और जो कनेक्टर है मतलब हैव, हैज़, ये जो भी हो वो हमेशा सिंगुलर में होगा, ना कि प्लूरल में। ठीक है, तो आपका क्या करिए, पहले ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए। देख लिया आपने? अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। ही इज़ वन ऑफ द, देखिए वन ऑफ द आ गया, टफेस्ट आ गया हमारा एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, टफ, टफर, टफेस्ट। कॉम्पिटिटर्स, मैंने आपको कहा था कि नाउन जो हो वो प्लूरल में आएगा। और अगर आपको यहाँ दिखता कि कॉम्पिटिटर है तो एरर यहाँ पर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कॉम्पिटिटर्स विच इज़ इन प्लूरल फॉर्म इन द ओपोनेंट टीम। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन रहता है। आप क्या करिए, फिर से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यह है एक जंबल सेंटेंस। देखिए, जंबल सेंटेंस को करने के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, ट्रिक्स क्या है वो मैं ये नेक्स्ट स्लाइड है इसमें बताऊंगा। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, आंसर कुछ भी एक मार्क करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए, पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं, जितने भी 4 सेंटेंस दिए हुए हैं पहले हम तो वो पढ़ते हैं। देखिए, हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज है, कुछ प्रॉब्लम की बात हो रही हो, कुछ प्रॉब्लम की बात हो रही है, जिसमें ये जो पॉपुलेशन जो दिन ब दिन बढ़ रहा है हमारे कंट्री का, उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज। कुछ चेंज के बारे में बात की जा रही है, ये चेंज हमें नहीं पता। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। देखिए, यही चेंज के बारे में बात की जा रही थी सेंटेंस बी में। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में ही बात हो रही है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये पूरा हमारा बात कर रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। फिर उसके ऊपर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हमें बाद में पता चलेंगे। चलिए पढ़ते हैं 4th सेंटेंस। फर्स्ट, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट नंबर मतलब कितने नंबर में बढ़ रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है, और परसेंटेज चेंज ये भी बढ़ रहा है। तो देखिए कनेक्ट कैसे करेंगे। पहला रूल, अगर देखिए मैं आपको ले जाता हूँ पहले रूल के ऊपर। पहला रूल क्या कहता है, अगर सेंटेंस में हाउएवर हो, देयरफॉर हो, हेंस हो, तो ये कभी भी एक सेंटेंस के स्टार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये कंक्लूडिंग एक्सप्रेशंस हैं। मतलब ये सब हम तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी सेंटेंस को एंड कर रहे हो, मतलब कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो। हाउएवर मतलब देखिए, हाउएवर का मतलब ही ट्राइड, हाउएवर ही फेल्ड, मतलब उसने कोशिश तो की पर, ये कंक्लूजन हो गया कि उसने उसने कोशिश की पर वो फेलियर हुआ। देयरफॉर का मतलब सिंस दिस इज अ समर सीजन, देयरफॉर वी आर गेटिंग राइपेंड मैंगोज। क्लियर है? तो देयरफॉर का मतलब है हम हमेशा कंक्लूडिंग सेंटेंस के साथ ही हम हाउएवर, देयरफॉर ये सब यूज़ करते हैं। तो देखिए, हाउएवर ये हमारे सेंटेंस का शुरुआत नहीं हो सकता। फिर अब आता है दिस चेंज। किस चेंज के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आपको मालूम है कौन से चेंज? तो हमें पता नहीं, तो ये सेकंड बी भी हमारा शुरुआत नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ। पहला सबसे इजी ट्रिक है,
आप तो पहले ये सब आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन कौन चीज़ों से हमारा सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। फिर आप क्या करिए, फिर आप इसको ऐसे अरेंज करने मत बैठिए। आप देखिए ऑप्शंस को पहले, ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, मतलब बी से शुरू नहीं हो सकता, बी से शुरू नहीं हो सकता। फिर फर्स्ट, अब देखिए फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ, अब फर्स्ट मतलब किसी चीज़ का कुछ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, तब हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स, सेकंड पॉइंट होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। तो भाई यहाँ पर कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रही है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं। तो डी भी हमारा बिगिनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ये तो सर्टेन है कि हमारा बिगिनिंग सेंटेंस क्या होगा, हमारा जो बिगिनिंग सेंटेंस है वो है सी। अब सी हमारे दोनों ऑप्शंस में है, तो हमें करना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब ये जो इनहेबिटेंट्स जो है, जो इस कंट्री के रहने वाले हैं, उनके नंबर में, मतलब जो ग्रोथ हो रहा है, जो बढ़ रहा है नंबर, इसमें जो चेंज हो रहा है, इसको हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। फिर दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज। देखिए दिस चेंज मतलब पहले हम कोई ऑलरेडी एक चेंज के बारे में बात कर चुके हैं, तो चेंज दोनों सेंटेंस में है, यहाँ पर है एक चेंज, यहाँ पर है एक चेंज। पर ये देखिए मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि इसके बाद आप ये चेंज नहीं ला सकते। और एक चीज़ देखिए, जिसका एक्सप्लेन टू वेज बोल दिया है यहाँ पर कि टू वेज है, तो ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड। तो फिर हमारा बिगिनिंग क्या हो रहा है, बिगिनिंग हो रहा है सी, उसके बाद आ रहा है बी, मतलब जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। दिस चेंज कैन बी एक्सप्लेन इन टू वेज। वो टू वेज क्या कहें, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, और लास्ट में आ जाएगा हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। मतलब जिस रेट से बढ़ रहा है उसे हम कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा CBDA, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। यहाँ पर सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जंबल सेंटेंस आपको बहुत इजीली मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो फंडास है, मैं आपने आपको कहा कि हाउएवर से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, फर्स्ट से भी कभी शुरू नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ बारे में बात कर चुके हैं, फिर तभी फर्स्ट और सेकंड की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा। दिस चेंज ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम दिस चेंज की यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये तीन हमारे एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन सी से ही कुछ शुरू होगा, तो सी बी चेक करेंगे और सी ए चेक करेंगे। अगर सी बी मैच कर रहा है, सी ए एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, जो ठीक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ठीक है, तो देखिए और एक जो मैं रूल यहाँ पर, ये तो हो गया था, ये देख लीजिए। एनी सेंटेंस बिगिनिंग विद दिस, दैट, दे, दोज, ऑफ दिस, दीज, ऑफ दिस और दिस एक साथ है, मतलब सिंगुलर के लिए दिस और प्लूरल के लिए दीज। फर्स्ट सेकेंड डिनोट समथिंग और समवन ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इन्हीं सेंटेंस के बाद ही हम ये यूज़ करेंगे। तो अगर सेंटेंस पहले कुछ हो ही ना, तो क्या हम ये सब यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हम यूज़ नहीं कर सकते। एंड सो दे कांट फॉर्म द स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ। यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कंक्लूडिंग एक्सप्रेशंस है, और ये ऐसे कुछ वर्ड है जो ऐसे सेंटेंस के बाद आएंगे जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसके लिए सबके मीनिंग्स जानने होंगे, राइट। देखिए, वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, मतलब जो घर से बेघर हो गए हैं, जो कि फिजिकली डिसेबल्ड पीपल हैं, जो कुछ मतलब जो काम नहीं कर सकते, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं, उनको हमें देना चाहिए। वी मस्ट डैश हेल्प, मतलब हमें वो हेल्प देना चाहिए। अब देखिए, ये जो मीनिंग है, अगर आपको इनके अंदर जो डिफरेंस है नहीं पता हो, तो आप इसे नहीं कर सकते। तो क्या होगा, एग्जर्ट का मतलब है डालना, मतलब कुछ क्रिएट करना। एग्जर्ट प्रेशर का मतलब क्या है, प्रेशर डालना। हाँ, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इनके सबके मीनिंग बताऊंगा, तो आपको थोड़ा ये सुन लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, कंट्रीब्यूट करना मतलब कुछ हो रहा है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर हो रहा है, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपके पास इतना सारा चीज़ है, आप इस पूरे चीज़ में ये
ऐड कर रहे हैं, ये जो चीज़ है आप यहाँ पर ऐड कर दिए आप, तो इसे हम कंट्रीब्यूट करेंगे कि कुछ जमा हो रहा है, जैसे कि हमारा पीएम केयर्स फंड हो गया, वहाँ पर एक फ़ंड क्रिएट किया हुआ है, ये इंडिविजुअल ये इंडिविजुअल ये इंडिविजुअल कुछ कुछ करके यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूट। मतलब सबके ये जो डोनेशन है ये दिन दर बदर ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेंडर। कुछ सर्विस अगर हो, कुछ सर्विस अगर हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम सर्विस के पहले ही रेंडर, कुछ सर्विस देने से पहले हम रेंडर सर्विस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डोनेट का मतलब भी आप जानते हैं कुछ देना, तो कंट्रीब्यूट मतलब कुछ असिस्ट करना को हम कहते हैं कंट्रीब्यूट करना, और डोनेट का मतलब दे देना। थोड़ा डिफरेंस इसके बीच में भी है कंट्रीब्यूट और डोनेट के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है। माफ़ करिएगा, ये जो ऊपर का है ये कट गया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, देख लीजिए। मीनिंग एग्जर्ट, एग्जर्ट का मतलब तो गिव आउट, टू यूज़ मतलब कुछ निकालना, कुछ बाहर निकालना, कुछ देना, कुछ एग्जर्ट करना, कुछ एग्जर्ट करना मतलब कुछ प्रेशर, एग्जर्ट प्रेशर मतलब प्रेशर डालना, इसे हम एग्जर्ट कहते हैं। कंट्रीब्यूट, टू गिव विथ अ व्यू टू असिस्ट मतलब कुछ असिस्ट करेंगे, कुछ एक काम हो रहा है, हम अपने तरफ से कुछ काम करेंगे ताकि उस काम में थोड़ी हेल्प हो जाए, असिस्ट हो जाए, असिस्टेंस। टू गिव सर्विस, इसका मतलब है सर्विस देना। मैंने आपको कहा रहा था कि सर्विस के आगे हम जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है रेंडर यूज़ करते हैं, हो गया। नेक्स्ट, डोनेट, गिविंग मटेरियल वॉलेंटरीली। वॉलेंटरी का मतलब आपको पता है, मटेरियल का मतलब जो कि फिजिकल एसेट हो। रेंडर होता है सर्विस जो कि है एक नॉन फिजिकल, और मटेरियल जो है फिजिकल, मतलब कुछ पैसे हो गए, कपड़े हो गए, तो गरीब को जो हम कहते हैं वो है डोनेट। तो चलते हैं क्वेश्चन में, वो है वी मस्ट डैश हेल्प। ये अगर हेल्प की बात करें, क्या एग्जर्ट होगा, कुछ डाल रहे हैं, नहीं। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट हेल्प, नहीं, कुछ हम तो असिस्ट कुछ एडिशनल करने की सोच नहीं है ना। रेंडर हो सकता है क्योंकि एक सर्विस है, हेल्प देना एक सर्विस है, तो रेंडर हो सकता है। हम ऑप्शन जो डोनेट, अब मैंने क्या कहा था कि डोनेट हमेशा फिजिकल चीज़ों के लिए होगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए होगा, मतलब मटेरियल नाउन्स के लिए होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा रेंडर। रेंडर विल बी आवर करेक्ट आंसर, मतलब क्योंकि हेल्प एक सर्विस है, सर्विस को हम क्या करते हैं, रेंडर करते हैं, ठीक है। होप इट्स वेरी क्लियर टू यू नाउ। अब क्या करिए, इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए, ये है क्लोज टेस्ट, पढ़ते हैं। पहले आप क्या करिए, एक रीडिंग दे लीजिए। कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, मतलब कम्युनिकेशन मतलब फ़ोन हो गया, लेटर हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, ये सब हमारे जो डेवलपमेंट है मैन, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट कैन बी लर्नड बाय आवर डैश एफर्ट्स, कुछ एफर्ट्स से हम सीख सकते हैं। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड, मतलब देखिए हम जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना हम अच्छा लिखेंगे और जितना अच्छी तरह हम बोलेंगे कुछ कोई भी चीज़, उसी पर हमारा प्रोफेशनल लाइफ का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तभी तो आप बात कर सकते हैं। अगर आपके बोलने का तरीका ठीक ना हो, अगर आपके लिखने में थोड़ी कोई कमी रह गई हो, तो क्या कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है, नहीं होता है। और इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारे रिलेशन खराब होते हैं। देखिए अब रिलेशन, प्राइवेट रिलेशन हो वो भी खराब होते हैं, और फॉर्मल रिलेशन हो वो भी खराब होते हैं। प्राइवेट मतलब अगर दोस्तों के बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, थोड़ा गैप हो गया कम्युनिकेशन में, तब थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग आते हैं। तो यही बात है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको लिखना, बोलना और पढ़ना ठीक से आना चाहिए। जो आप बोलना चाहते हैं उसको आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में थोड़ा सजा कर बोलना आना चाहिए, ठीक है। बेरियर्स डस कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बेरियर्स मतलब जो हम कहते हैं रुकावट, रुकावटें क्या कहें वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दिस बेरियर्स सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ, तो इस बेरियर्स को अगर हम उठा देते हैं तो हमारा क्या होगा, जो मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं हम, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट हो जाए, कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन आवर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। तो पहला देखिए बेटर, बेटर तो नहीं होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो क्या कह रहा है क्वेश्चन है, डैश रोल इन आवर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, मतलब कम्युनिकेशन का जो रोल है वो हमारे डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब यहाँ पर कुछ
एक ऐसा वर्ड आएगा जो कि इम्पोर्टेंट से रिलेटेड हो। तो इम्पोर्टेंट से रिलेटेड कौन सा वर्ड होता है यहाँ पर? यहाँ पर वाइटल एक ऐसा वर्ड है जो कि इम्पोर्टेंट से लिंक हो। कम्युनिकेशन हमारे मैनकाइंड के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। इट कैन बी लर्नड बाय आवर डैश एफर्ट्स। कैसे एफर्ट्स से हो सकता है? हमारे इम्पोर्टेंट एफर्ट्स नहीं, कोई सेंस नहीं बन रहा। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अगेंस्ट में जाना, ये तो नहीं हो सकता। अनक्लियर नहीं हो सकता, जो कि क्लियर ना हो। कंसियस का मतलब है मोरल, मतलब मन से, लगन से। अगर आप ठीक तरीके से कुछ करते हैं, एफर्ट देते हैं, तो कम्युनिकेशन में आपकी सुधार आएंगी, आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड। मतलब हमारी क्षमता के बारे में कुछ यहाँ पर मुझे पढ़कर ऐसा लग रहा है कि क्षमता के बारे में बात की जा रही हो। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्षमता से मिलती जुलती क्या है? फैसिलिटी। मतलब फैसिलिटी तो क्षमता नहीं है, वैरायटी भी क्षमता नहीं है, एबिलिटी क्षमता है, एजिलिटी भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? एबिलिटी। अब समझते हैं फैसिलिटी का मतलब। फैसिलिटी का मतलब कुछ असिस्टेंस। गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी दे रही है, हमारे पेरेंट्स हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, टीचर्स हमें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो फैसिलिटी का मतलब कुछ असिस्ट करना, कुछ हेल्प करना। अच्छा, वैरायटी का मतलब तरह तरह की चीज़ें। एजिलिटी का मतलब है जो कि फुर्तीला हो, स्फूर्ति जिसे हम कहते हैं, एजिलिटी, एजाइल जिसे हम कहते हैं। देखिए ये थोड़ा चाइल्डिश होगा, पर एजिलिटी को देखते ही मुझे जो 2 चीज़ें याद आती हैं। पहला, जब मैं छोटा था, जब हम छोटे थे, तब हम पोकीमॉन देखते थे। पोकीमॉन में पिकाचू का एक अटैक था जिसका नाम था एजाइल, एजिलिटी अटैक। आपको शायद याद हो, याद नहीं भी हो तो एजाइल था। वहाँ पर कुछ मूव्स थे जो कि बहुत फुर्तीले होते थे। ठीक है। तो एजाइल जब भी मैं सुनता हूँ, पहला चीज़ जो मेरे माइंड में आता है वो है पिकाचू का वो मूव एजिलिटी, मतलब बहुत वो स्पीड से मूव करता था। और एजिलिटी और एक वर्ड है जो कि कमेंटेटर्स यूज़ करते हैं रविंद्र जडेजा के लिए। रविंद्र जडेजा हमारे इंडियन टीम के एक बहुत ही एजाइल फील्डर हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। देखिएगा, लाइव वायर कहते हैं। एजाइल के साथ हम यूज़ करते हैं लाइव वायर। लाइव वायर मतलब वो बहुत स्फूर्तिले होते हैं, उनके फील्डिंग, थ्रो करने का तरीका डायरेक्टेड शानदार होते हैं। तो एजाइल इसी वर्ड को कहते हैं। तो आई होप आप एजिलिटी में अब थोड़ा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा एबिलिटी, क्षमता। यही मैच कर रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने क्षमता, किसकी क्षमता? अगर हम रीड राइट स्पीक कर लेते हैं तो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। फिर बैरियर्स डज कम्युनिकेशन हिंडर। अच्छा, बैरियर्स, ये जो बैरियर्स हैं मतलब कुछ रुकावटें हैं, इसके बाद कुछ प्रीपोजिशन यूज़ होगा। कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। चलिए देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस, अगर आपको कभी भी बैरियर दिखे तो आपको हमेशा यूज़ करना है, बैरियर के बाद हमेशा जो प्रीपोजिशंस यूज़ होता है वो है टू। ठीक है, बैरियर्स के बाद हम टू यूज़ करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में रुकावटें डालते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दिस बैरियर्स। अब इन बैरियर्स को हटाना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा कुछ चीज़ जो हमें हटाना होगा। ठीक है, इसके साथ ये फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5 रिलेटेड है। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन ऑप्शंस क्या है 5 में। ये देखिए, सक्सीड से कोई तो मतलब नहीं, हटाना। ओवरकम हो सकता है। क्रिएट, क्या हम फिर से बैरियर क्रिएट करेंगे? नहीं, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। स्ट्रेंथन, बैरियर्स को और स्ट्रेंथन करिएगा तो फिर कम्युनिकेशन तो होगा ही नहीं, तो स्ट्रेंथन भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ओवरकम। हमें ये जो बैरियर्स हैं इन सबको हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस से हटाना पड़ेगा, तभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ नो सब्सटीट्यूशन। अच्छा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देखिए, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। मतलब ये जो कैप्टन था और प्लेयर्स, ये एक एज अ टीम, ये दोनों, कैप्टन भी और प्लेयर्स भी, दोनों मिलकर ही काम किए थे, दोनों मिलकर अच्छा खेले थे, इसीलिए वो ट्रॉफी जीते। तो एरर क्या है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट हो, तो इन तीनों में से कौन सा होगा? आप ये आंसर करिए। पहले क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर स्टार्ट करिए। ठीक है,
देखते हैं। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट, द कैप्टन ऑल्सो द प्लेयर्स वेर एज द कैप्टन विद द प्लेयर्स वेर। देखिए ये जो कनेक्टर है एज वेल एज, ये जो कनेक्टर है एज वेल एज, एक यहाँ पर एज वेल नहीं, यहाँ पर सिर्फ एज वेल है तो कोई बात नहीं, एज वेल और एज वेल एज एक ही है, ठीक है। इन एडिशन टू ये सब अगर वर्ड हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि एज वेल के आगे कौन सा सब्जेक्ट है, एज वेल के बाद कौन सा सब्जेक्ट है। पहले जो सब्जेक्ट है एज वेल के आगे वो है कैप्टन, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये जो प्लेयर्स है वो है प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब हम एज वेल के बाद जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगा, वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। एज वेल एज हो, इन एडिशन टू हो, ऐसे कुछ वर्ड हो तो ये जो वर्ब होता है वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैप्टन है, कैप्टन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम वेर यूज़ नहीं करते, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज यूज़ करते हैं। तो हमारा हो जाएगा द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज। ठीक है, हो सकता है सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो पर यही हमारा रूल कहता है। तो देखते हैं रूल, ये आपके लिए रूल है, आप क्या करिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो टू सब्जेक्ट्स व्हेन कनेक्टेड बाय, वो मैंने जो एग्जांपल दिए क्या क्या थे वो एग्जांपल, एज वेल एज, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, ऐसे कोई अगर हो तो आप क्या करिएगा, हमेशा ये जो वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट ही होगा। क्लियर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब हार्ड नट टू क्रैक ये एक इडियम है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई टफ काम और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए देखते हैं और कुछ कुछ मोस्ट रिपीटेड जो इडियम्स हैं हमारे एसएससी सीजीएल में, बी इट प्रीलिम्स और मेंस, कुछ हम ऐसे इडियम्स देखने को हमें मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो देखते हैं पहले क्या है, फ्लॉगिंग और डेड हॉर्स। इसका मतलब है अगर एक मरा हुआ घोड़ा, उसको आप, फ्लॉगिंग का मतलब है चाबुक से लगाना, ठीक है। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स टू वेस्ट एफर्ट बट ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल। एक मरा हुआ घोड़ा है, अब उसको बोलकर क्या फ़ायदा, वो तो मर चुका है ना। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स से कहते हैं, मतलब जिसको कोई एक काम जो जिसे करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जैसे वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम एक ऐसा चीज़ है अगर एक बार चला गया तो वो कभी नहीं आने वाला। नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग बैक द बेकॉन, इसका मतलब है सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, मतलब कुछ चीज़ें डोनेट करना। व्हेन पिग्स फ्लाई, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, क्या कभी भी पिग्स फ्लाई कर सकते हैं, नहीं, ये इमेजिनरी है, तो समथिंग दैट विल नेवर हैपन। टू हैव अ बी इन वंस बोनेट का मतलब है टू बी ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, मतलब किसी एक चीज़ के ऊपर बहुत सारा कंसंट्रेशन होना। इसे हम, एक वर्ड है, इसे हम कहते हैं मोनोमैनिया। मोनोमैनिया इसका मतलब है किसी एक चीज़ पे बहुत सारा फोकस होना, इसे हम कहते हैं मोनोमैनिया। ये इसी ईडियम का ही एक मीनिंग है, ठीक है। अच्छा, टू गो टू समबॉडीज हेड मतलब है टू मेक समवन डिजी और स्लाइटली ड्रंक, मतलब नशा चढ़ जाना। अगर नशा चढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं टू गो टू समबॉडीज हेड। क्लियर, आप क्या करिए, इसको वीडियो को पॉज करिए, फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी आपने स्क्रीनशॉट लिए आप एक अलग सा फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर को आप टाइम एंड अगेन रिवाइज करेंगे। जैसे अभी आप एक बार पढ़ लिया आपने, फिर क्या करिए, आफ्टर हाफ एन आवर उसका एक रिवीजन करिए, हार्डली आपको 30 मिनट्स लगेंगे, देख लिया आपने। फिर एक दिन बाद करिए, फिर एक हफ्ते बाद करिए, फिर 15 दिन के बाद करिए, फिर एक महीने के बाद करिए। क्या होगा, अगर जितने बार आप रिवाइज करेंगे तो आपका ये जो कंसेप्ट है, ये चीज़ें हैं आपके रट जाएंगे एकदम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब है, एक फिल्म भी आई थी शायद एक्सोडस के नाम पे। तो एक्सोडस का मतलब है कुछ एक, और इसका जो हमें करना पड़ेगा ये एंटोनिम, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि एंटोनिम है या फिर सिनोनिम है। तो एक्सोडस का जो मीनिंग है मैं आपको बोल रहा हूँ वो है निकल जाना। एक जगह से बहुत सारे जब लोग निकल जाते हैं ना, उसे हम एक्सोडस कहते हैं। तो जैसे बांग्लादेश से इंडिया में बहुत सारे लोग आए थे,
तो हम कहते हैं कि एक्सोडस फ्रॉम बांग्लादेश। और उसका एंटोनिम क्या होता है? उसका एंटोनिम होता है इनफ्लक्स। एक्सोडस का एकदम प्रॉपर जो एंटोनिम है वो है इनफ्लक्स। तो इनफ्लक्स यहाँ पर नहीं है। एक्सोडस का मतलब अगर जाना हो तो जाने का ऑपोजिट क्या होता है? आना होता है। तो यहाँ पर देखिए, डिपार्चर मतलब जाना, अराइवल मतलब आना, मतलब हमारा आंसर है अराइवल। एग्जिट मतलब जाना। रिफंड का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। रिफंड का मतलब है कुछ पे बैक कर देना। तो देखिए, हम सिनोनिम्स देखते हैं। एक्सोडस का सिनोनिम्स क्या क्या होता है? एग्जिट निकलना, आउटफ्लो निकलना, आउटपोर निकलना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है? इनफ्लक्स। ये जो मैंने कहा आपको इनफ्लक्स है, इसका एकदम अप्रोप्रिएट एंटोनिम। और इनफ्लो मतलब अंदर आना, इसको हम कहते हैं इनफ्लक्स। और निकल जाना को कहते हैं हम एक्सोडस। एक्स और ये है इन। अच्छा, ये जो रूट वर्ड्स है आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जो इन वर्ड है, ये हम हमेशा कुछ आने की बात करते हैं। और ये जो एक्स है, ये हम कहते हैं जब कुछ कुछ निकल रहा हो। हुँ? जैसे कि और एक आप एग्जांपल देख लीजिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब हम एक कंट्री से दूसरे, सपोज ये मेरा कंट्री है, दिस इज़ माय कंट्री, आई एम स्टैंडिंग हियर, दिस इज़ अ फॉरेन कंट्री। तो जब मैं फॉरेन कंट्री से कुछ ले रहा हूँ तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? इंपोर्ट यूज़ करता हूँ। इन और इम एक ही रूट वर्ड के मीनिंग होते हैं, ठीक है। और अगर मैं इंडिया से कुछ फॉरेन भेज रहा हूँ तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। मतलब हमारे कंट्री से वो चीज़ निकल रही है, तो वो एक्स चीज़ अंदर आ रही है, इम या फिर इन, ठीक है। आप क्या करिए, फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, सीरियल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये जो टॉपिक है एसएससी में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, स्पेलिंग को थोड़ा स्पेल आउट करके पढ़िए। अगर आपका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है और अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करिए, कुछ न्यूज़पेपर उठाइए, न्यूज़पेपर को वर्ड बाय वर्ड पढ़िए। और अगर इंग्लिश मीडियम है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा, क्योंकि हम छोटे से ही एकदम वो सब वर्ड से एकदम, क्या बोलूँ, हैबिचुएटेड होते हैं, राइट। तो देखिए, एक्सेल, एक्सट्रैक्ट, एग्जिबिट, एग्जॉस्ट, यहाँ पर जो हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्टली स्पेल्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड होता है एग्जिबिट। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। तो करेक्ट क्या स्पेलिंग है? करेक्ट स्पेलिंग है ये वाले। एक्सेल मतलब टू गिव आउट, ब्रीड आउट। ये जो हम जब कुछ लेते हैं तो इनहेल, वो फिर से मैंने जो पहले साइड में कहा था कि इन मतलब लेना, एक्स मतलब बाहर जाना, मतलब छोड़ना, एक्सेल ब्रीद आउट। एक्सट्रैक्ट नहीं होता, एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, मतलब कुछ कुछ कंप्रीहेंशन से जो मीनिंग हम निकालते हैं उसे एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं। या फिर माइनिंग करके अगर कोई मिनरल्स हम ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हैं, उसे भी हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। टू टेक आउट या फिर टू ब्रिंग आउट द मीनिंग, कुछ मीनिंग हम अगर निकाल रहे हो तो वो। एग्जॉस्ट का मतलब थक जाना, थकावट आना। टू फील वीक ड्यू टू एनर्जी लॉस, फिनिशिंग ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। और एक मीनिंग है एग्जॉस्ट, मतलब ये अगर हम एक्सेसिव एक्सट्रैक्ट करते रहें तो हमारा रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो आप क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अ सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल, मतलब जब क्रिश्चियंस के बारे में ही बात शायद की जा रही हो यहाँ पर, क्योंकि हमारे हिंदू कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि ब्यूरियल के वक्त जब हम कुछ डेड बॉडी को दफन कर रहे हो तो कुछ गाना गा रहे हो, तो उस गाने को हम कहते हैं डर्ज, ठीक है। इन तीनों का मीनिंग हम देखते हैं यहाँ पर। सोनेट, सोनेट एक ऐसा पोएम है, इंटरेस्टिंग पोएम है, जिसमें सिर्फ 14 लाइन्स होते हो और ये जो राइम है वो एक फिक्स्ड मैनर में हो। ये राइम हो गया, ये नहीं, फिर ये राइम हो गया, फिर ये राइम हो, ये दोनों राइम, ये दोनों राइम, ये एक पैटर्न हो सकता है। या फिर ये राइम, ये राइम, ये राइम, ये राइम, ये राइम, ऐसे भी हो सकता है। तो कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं इसे, और जिसमें पर्टिकुलरली 14 लाइन्स हो, इन्हें हम क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। बैलड का मतलब है काइंड ऑफ पोएम और सॉन्ग, कोई कविता हो या फिर कोई गाना हो जो कि टिपिकली अबाउट लव, जो लव एक्सप्रेस कर रहा हो, जो रोमांटिसिज्म से रिलेटेड हो, इसे हम उसे हम बैलड कहते हैं। और हाइम मतलब है रिलीजियस सॉन्ग, जो भजन हो गए, कीर्तन हो गए, उसे हम नेचुरली हाइम्स कहते हैं। रिलीजियस सॉन्ग यूजुअली प्रेजिंग गॉड्स, मतलब भगवान के नाम पर जो हम गाना गाते हैं उसे हम हाइम कहते हैं। तो सोनेट हो गया 14 लाइन्स के कोई पोएम।
बैलेड हो गया, पोएम और सॉन्ग भी हो सकता है जो कि स्पेशली लव के बारे में हो, और हाइम जो है वो है रिलीजियस सॉन्ग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी एरर ढूंढना है। अच्छा, मैंने 3 छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं एरर्स के ऊपर। एक एक वीडियो मैक्सिमम 6 से 7 मिनट्स के होंगे। वहाँ पर 5 एरर्स है। आपको क्या करना होगा, ये वीडियो एक बार ख़त्म हो जाए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों ग्रामर के जो रूल्स है वो दे दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गए हैं। विथ एग्जांपल्स मैंने आपको वहाँ पर समझा दिया है, आप ज़रूर देखिएगा वो उसको वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इस सेंटेंस में कुछ एरर है या नहीं। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। इसका मतलब है, देखिए ये जो इंग्लिश है इसका हिंदी में मीनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ऐसे ही बहुत एरर है। क्यों? आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, आई कैन स्विम। अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस कहूँ कि आई कैन स्विम मतलब मुझे तैरना आता है। फिर वेरी फास्ट, व्हेन आई वॉज ओनली 5 मतलब जब मेरी एज सिर्फ 5 साल थी तब मैं बहुत तेजी से स्विम कर सकता था। तो आई कैन क्या होगा यहाँ पर? नहीं, वेन आई कुड स्विम मतलब कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। आई कुड स्विम मैं तैर सकता था, मैं बहुत तेजी से तैर सकता था। कब? जब मैं सिर्फ 5 साल का था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा ये होगा आई कैन स्विम, नहीं होगा, इसकी जगह हो जाएगा आई कुड। अगर यही सेंटेंस आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आ जाए तो आपको क्या करना होगा, आपको एक कुड मार्क करना होगा, आई कुड स्विम। तो इसीलिए सिर्फ ग्रामेटिकल एरर में सिर्फ पार्ट को पॉइंट आउट करना ही नहीं, आपको इम्प्रूवमेंट मतलब कुछ एडिट होगा या फिर कुछ ओमिट होगा, ये आपको सीखना होगा। ठीक है, तो ग्रामर में ग्रामेटिकल एरर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, टू टेक अ फ्रेंच लीव। टू टेक अ फ्रेंच लीव का मतलब है लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, मतलब विदाउट एनी परमिशन छोड़ जाने को ही हम क्या कहते हैं? टू टेक फ्रेंच लीव। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर थोड़ी मोर इडियम्स मैंने ऐड कर दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये सब बहुत बार आए हैं सीजीएल में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ठीक है, देखिए देखो, स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब टू अवॉइड अ पर्सन और थिंग एज इट मे कॉज प्रॉब्लम। टू स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब है कुछ अवॉइड करना। टू बीट अ रिट्रीट, टू रन अवे इन फियर। टू बीट अ रिट्रीट मतलब है डर के मारे भाग जाना, इसे हम कहते हैं टू बीट अ रिट्रीट। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इसका मतलब है जेलसी, अगर हिंसा हम कहते हैं जेलसी, तो ये हो जाए ग्रीन आइड मॉन्स्टर। फॉल बैक ऑन, टू रिसोर्ट टू समथिंग। फॉल बैक ऑन मतलब है कि आपका कोई आपके पास और कोई चारा नहीं है, एक ही उपाय बाकी है, आप फिर से पहले उस उपाय को आप ठुकरा चुके हो, पर जब आपके पास कोई उपाय नहीं है आप फिर से उसी ऑप्शन के पास जा रहे हो, तो उसे हम कहते हैं फॉल बैक ऑन, टू रिसोर्ट टू समथिंग। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट मतलब अराउज्ड फियर मतलब डर जाना। ठीक है, डर जाना किसी चीज़ से, किसी घटना से डर जाने से हम कहते हैं स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट। तो देखते हैं, हम रिवाइज करते हैं। टू स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब अवॉइड करना। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि वो जो पर्सन है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरे लिए, तो उससे बेहतर है प्रॉब्लम्स को आने से ही बेहतर है क्या है, मैं उसे अवॉइड कर जाऊँ। टू बीट अ रिट्रीट मतलब डर के मारे भाग जाना। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब है जेलसी। फॉल बैक ऑन का मतलब टू रिट्रीट मतलब एक ऑप्शन जो कि मैंने पहले छोड़ दिया था वापस उसी ऑप्शन में जाने को हम कहते हैं फॉल बैक ऑन। स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट मतलब डर डर जाना। और जेलसी और एनवी के बीच में जो डिफरेंस है मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जेलसी और एनवी ये दोनों सिनोनिम्स की तरह हम यूज़ करते हैं, पर जेलसी कब होता है? जेलसी होता है एक 3 इंडिविजुअल सिचुएशन, जब तीनों आदमी हो। ठीक है, इन दोनों में कुछ ऐसी बातें हो रही हो जिसके कारण ये जो थर्ड पर्सन है ये इसमें हिंसा पैदा हो रही हो, तो इसे हम कहते हैं कि ही इज जेलस। जब वो खुद इन्वॉल्व नहीं हो, दोनों के बातचीत के ऊपर बेस करके ही वो कुछ उसमें हिंसा हो रही हो, तो उसे हम कहते हैं जेलस। और हम एनवी कब कहेंगे? जब दोनों के बारे में बात हो रही हो, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर नहीं है,
तो इसके अंदर पैदा होने वाली जो हिंसा है उसे हम कहते हैं एनवी। तो आप क्या करिए, जेलसी और एनवी का ये जो रूल मैंने आपको बताया, अनफॉर्चुनेटली मैं ये भूल गया था मेरे स्लाइड्स में ऐड करने के लिए, तो आप क्या करिए ये दोनों नोटबुक में नोट कर लीजिए कि जेलसी एक थ्री मैन सिचुएशन है जहाँ पर दोनों के बीच कुछ बात हो रही हो, बट दोनों के कुछ बातों की वजह से आपको जेलसी हो रही हो, आपको हिंसा हो रही है, वो है जेलसी। और जब सिचुएशन टू मेन हो, जब दोनों के बीच में हो, एक के पास ऐसी कुछ चीज़ हो या फिर एक के पास जो अचीवमेंट के कारण मुझे हिंसा हो रही है, तो दैट टाइम आई विल स्पीक ऑफ एनवी, राइट। नेक्स्ट, गिवन फॉर जम्बल सेंटेंस। जम्बल सेंटेंस कैसे होगा, देखिए, हाउएवर दे इग्नोर। हाउएवर मैंने आपको कहा था कि हाउएवर से सेंटेंस शुरू नहीं होगी, तो ए ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया। दे ब्लेम, दे से नहीं होगा तो सी हमारा कैंसिल हो गया। सो पीपल, सो से भी नहीं शुरू होगा क्योंकि सो जो है वो हमारा कंक्लूसिव सेंटेंस है, तो डी भी नहीं होगा, आंसर बच गया बी। देखिए हमने पैराग्राफ पढ़ा भी नहीं और हमारा आंसर विद इन सेकेंड सॉल्व हो गया। तो यही है जम्बल सेंटेंस का करने का एक बेहतरीन तरीका। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हाउएवर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाउएवर एक कंक्लूडिंग सेंटेंस है, कैंसिल आउट। सो भी नहीं होगा क्योंकि ये भी एक कंक्लूडिंग सेंटेंस है, कैंसिल आउट। दे, देखिए दे मतलब किसके बारे में बात की जा रही है, तो पहले तो कोई सेंटेंस ही नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सके, तो ये भी नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या करिए आप, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है बी डी सी है, इसको एक बार आप बी डी सी ए इसको आप एक बार रीड कर लीजिए और इसका मीनिंग डिराइव करके देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, ये तो आप मार्क नहीं कर पाओगे, इन तो तीनों में फंसोगे। और खासकर कहाँ पर फंसोगे, खासकर आप फंसोगे इन दोनों में, सरकेज़म और ह्यूमिलिएशन। चलिए देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो सरकेज़म, यही है सरकेज़म का एक्चुअल स्पेलिंग, ना कि सर हो गया यहाँ पर कज़म, CASAM नहीं, ये एम नहीं, ए नहीं होता, CASM होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सरकाज़म टू से समथिंग विद अ डिफरेंट मीनिंग इन ऑर्डर टू इंसल्ट, मतलब आप कुछ बोल रहे हैं पर आपके मन में वो नहीं है, आप दूसरे को इंसल्ट करने के लिए कुछ दूसरी बातें कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं सरकाज़म, ठीक है। ह्यूमिलिएशन का स्पेलिंग देखिए, ह्यूमिलिएशन में डबल एल नहीं होता, यहाँ पर सिंगल एल होता है। ह्यूमिलिएशन का मतलब एशेम्ड, मतलब आपको जो हम कहते हैं एशेम्ड, एम्बेरस मतलब अच्छा नहीं लगना, थोड़ा बुरा फील होना, इसे हम कहते हैं एशेम्ड, लज्जा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिटेलिएट। रिटेलिएट का स्पेलिंग, ये एक्चुअल स्पेलिंग है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब है टू फाइट बैक और टू टेक रिवेंज। टिट फॉर टैट कहते हैं ना हम, टू टेक रिवेंज, जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर जैसे आप करोगे ठीक वैसे ही हम आपको उसी के टर्म्स में पे बैक करेंगे आपको। तो फाइट बैक मतलब लड़ना, बैक रिटेलिएट करना, ठीक है, बैक फायर जिसे हम कहते हैं। बुके, बुकेट का स्पेलिंग ये नहीं है, बुकेट का एक्चुअल स्पेलिंग है BOU क्वेट, बाउक्वेट। जब आप स्पेलिंग कर रहे हैं तब स्पेलिंग को जब याद करेंगे तब करिएगा बाउक्वेट, जब बोलिएगा तब बुके, ठीक है, जैसे हम कहते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स। ये अब क्या करिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्वेश्चन नंबर 21 है और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 25 तक ही है। देखिए सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है पर ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, CGL मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कुछ भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप इंग्लिश सिर्फ सीखना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो हम सुन नहीं सकते। तो देखिए ऑडियो, जब हम कुछ गाना सुनते हैं तो हम कहते हैं ना कि ऑडियो बड़ा मस्त है, तो ऑडियो का मतलब है जो हम कुछ सुनने की चीज़। तो यहाँ पर देखिए ऑडियो यहाँ पर है, ऑडियो यहाँ पर है, तो हर्ड, हर्ड के साथ ऑडियो का एक रिलेशन है, आपको समझ में आ गया है। अब जो दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो हम नहीं सुन सकते, जो ऑडिबल नहीं है, तो इनऑडिबल होगा क्या फिर ऑडिबल होगा, तो ऑब्वियसली इनऑडिबल ये एक ऑपोजिट सेंस बना रहा है, जो कि ऑडिबल नहीं है, जो कि हम सुन नहीं सकते। देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या क्या है। इनफॉलिबल, हम कहते हैं ना फॉल्ट, हम जो वर्ड यूज़ करते हैं फॉल्ट, इसका मतलब है
कोई जो गलतियां करता हो। पर इनफॉलिबल मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो गलतियां बहुत कम करता हो या फिर करता ही नहीं हो। समवन विदाउट फॉल्ट्स और हु रियली डज अ मिस्टेक। इनऑडिबल मतलब जो कि हम सुन नहीं सकते, यही हमारा आंसर होगा। इरिकवरेबल, इरिवोकेबल, इसका मतलब है जो हम रिकवर नहीं कर सकते। जो एक चीज़ हो गई है अनडन और रिकवर नहीं कर सकते, जो एक चीज़ जो एक बार हो गई हो हम उसे रिकवर या फिर फिर से नहीं कर सकते, उसे हम इरिवोकेबल कहते हैं। ठीक है। और ऑडिबल जो कि हम सुन सकते हैं, तो ऑडिबल और इनऑडिबल ये दोनों एक ऑपोजिट वर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिलेक्ट द इनडायरेक्ट नरेशन गिवन सेंटेंस। तो नरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बोल देता हूँ। ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, मतलब किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है जिसने होटल रिसेप्शनिस्ट से कहा। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि टेंस क्या है। सेड, यहाँ पर आस्क्ड है, आस्क्ड है, आस्क्ड है, इंक्वायर्ड है। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी पास्ट टेंस में ही है। बढ़ते हैं आगे। कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स, मतलब क्या आप मुझे रूम्स के जो भाड़े होते हैं, भाड़ा होता है, क्या वो आप मुझे बता सकते हैं। तो उसे कुछ काम पास्ट में हुई। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट इफ ही कैन, देखिए यहाँ पर कैन नहीं आया क्योंकि कैन तो प्रेजेंट टेंस में होता है, तो ये सेंटेंस हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स। देखिए यहाँ पर है टू टेल हिम, मतलब यहाँ पर कैन की जो बात हो रही है, जो मॉडल कैन है, इसकी बात सेकंड सेंटेंस में नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। द ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ, देखिए आस्क्ड के बाद हमेशा आप क्या यूज़ करेंगे, आस्क्ड के बाद हम हमेशा इफ़ का यूज़ करने का कोशिश करेंगे क्योंकि यही प्रॉपर होता है। ठीक है। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड, देखिए पास्ट टेंस में कैन का कुड भी आ गया, कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर भी कैन है जो कि प्रेजेंट टेंस में होता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि कुड पास्ट टेंस में होता है और कैन प्रेजेंट टेंस में होता है। नेक्स्ट देखिए, एप्रोप्रिएट वर्ड, हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज़ डैश। ये जो ग्लास टेबल है इसे सावधानी से हैंडल करिए क्योंकि ये टूट सकता है। तो टूटने के लिए क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल। इजीली ब्रेकेबल को हम क्या कहते हैं, फ्रेजाइल। बाकी वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। फ्रूगल में मीनिंग, फ्रूगल का मतलब होता है यूजिंग मनी इन अ वेरी कॉशियस मैनर, जो खर्चा करता है वो जानबूझकर बहुत सोच समझ कर जो खर्चा करता है उसे हम कहते हैं फ्रूगल। फ्रेजाइल का मतलब कैन बी ब्रोकन इजी, जो कि इजीली टूट सकता है। ब्रिटल भी इसका वर्ड हो सकता है। डक्टाइल का मतलब एबल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स और डिफरेंट शेप्स। हमने पढ़ा था ना कि डक्टाइल, फिर मेलिबिलिटी, जो मेटल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट, तो उसमें आता है डक्टिलिटी। डक्टाइल उसी से ही डिराइव किया हुआ है। वोलाटाइल का मतलब लाइकली टू बिकम डेंजरस और आउट ऑफ कंट्रोल, ये होगा आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। वोलाटाइल का मतलब है जो कि डेंजरस हो सकता है, जो कि कंट्रोल खो सकता है, जो बाद में हमारे नियंत्रण में न हो, उसे हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल। वोलाटाइल मटेरियल जब जैसे ऑयल, गैस, ये सब क्या है, वोलाटाइल मटेरियल, मतलब कभी भी आग लग सकता है, आग से बहुत डेंजर क्रिएट हो सकता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेजाइल। ठीक है, तो आप क्या करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग। क्विजेंट, क्विजेंट का ऑपोजिट मीनिंग क्या है, क्विजेंट का ऑपोजिट मीनिंग है एक्टिव। क्विजेंट का मीनिंग है इनएक्टिव। क्विजेंट का मीनिंग है इनएक्टिव, जिसे हम लेथर्जिक कहते हैं। ठीक है, देखिए सिनोनिम्स है इनएक्टिव, लेथर्जिक, स्लगिश, जो कि काम नहीं करना चाहता हो, इनएक्टिव हो। और इसका अपोजिट एक्टिव, और एनर्जेटिक, जिसमें एनर्जी भरपूर हो, उसे हम कहते हैं एनर्जेटिक। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या है, सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग का मतलब सिनोनिम पूछा गया है। सिंटिलेटिंग का मतलब शानदार, बढ़िया, बहुत खूब। ग्लिटरिंग, जो जगमगाता हो, जो, ठीक है। देखिए फ्लैटनिंग का मतलब टू प्रेज, टू गिव फेवर। इसका मतलब है हम किसी एक को, इसे, इसका एक वर्ड है बूट लिकिंग। अब आपको ये थोड़ा फैमिलियर लग रहा हो। बूट लिकिंग मतलब पैर चाटना। कोई किसी का पैर कब चाटता है, जब ये
इसका पैर कब चाटेगा, क्योंकि ये इसमें पावरफुल है इससे, ये जो है ये इससे पावरफुल है, तो ये जो है ये इसके पावर के कारण इसका बूट लीक करता है। ठीक है, ये हम वर्ड जानते हैं। अच्छा, तो ग्लिटरिंग का मतलब है शाइनिंग। स्टिंगिंग का मतलब शार्प पेन, बहुत दूर दर्द होना। पॉइजनस और इरिटेटिंग स्मेल, जो कि बदबू बदबू जिसे कहते हैं, जो हम स्टिंगिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए फ्लैटरिंग के दो और भी अच्छे अच्छे वर्ड हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा। उसे कहते हैं हम एड्यूलेट, हम यूज़ करते हैं एड्यूलेट, और यूज़ करते हैं साइकोफेंट, साइकोफेंट। ये भी आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, ये भी स्लाइड्स में नहीं है, तो आप कहेंगे एड्यूलेट और साइकोफेंट, ये दोनों वर्ड यूज़ कर लीजिएगा। और सबसे फ्लैटरिंग को मीनिंग याद रखने का सबसे इजी वर्ड जो है वो है बूट लिकिंग, जूते चाटना, पैर चाटना जिसे हम कहते हैं। एंटोनिम्स ऑफ सेंटिलेटिंग क्या हो जाएगा? डल, शाइनिंग है, मैट फिनिश, बोरिंग जो हो, जो एनर्जेटिक ना हो, इसे हम क्या कहते हैं? सेंटिलेट। सेंटिलेटिंग का वो क्या है? एंटोनिम्स होते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि आपको हमेशा 4 P's याद रखनी है। तो 4 P's क्या है? ये मेरे स्ट्रेटेजिक वीडियो में है। स्ट्रेटेजिक में वीडियो जो इसका जो लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप अवश्य उसको देखिएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।